नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो अब हम कह सकते हैं कि प्रचार में लगभग 2 दिन का वक्त ही बचा है, क्योंकि 18 तारीख को शाम 5 बजे महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा, क्योंकि वहां पर 20 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। और इसी के साथ साथ आप ये भी समझिए कि उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर जिन पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर भी प्रचार थम जाएगा। और ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंकी हुई है। महाराष्ट्र हर हालत में भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, क्योंकि उसको ये पता है कि जो उनके घनिष्ठ मित्र हैं यानी कि अडानी, उनके कितने हाई स्टेक हैं। खासतौर पर आपको पता है धारावी को लेकर जो तमाम बातें आपके सामने हैं। अब आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही महाराष्ट्र में हैं और दोनों ही जमकर नरेंद्र मोदी सरकार पर बरसे और सीधे तौर पर प्रहार किया। प्रियंका गांधी ने तो स्टेज से सीधे तौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को चुनौती दे डाली। सुनिए आप प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। भाइयों बहनों, मैं चुनौती देती हूं मोदी जी को, अमित शाह जी को। मैं चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। मंच पर खड़े होकर कह दें कि आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है उसको हटा देंगे। तो आपने सुना यहाँ पर प्रियंका गांधी को साफ तौर पर उन्होंने कहा, चुनौती दी कि वो मंच पर आकर कहें कि जो 50% का जो आरक्षण का कैप है उसको वो हटा देंगे और जातिगत जनगणना कराएंगे। तो ये सीधे सीधे महाराष्ट्र की लड़ाई पूरे तरीके से विचारधारा पर आकर टिक गई है। और यह चुनाव आयोग को लेकर भी लगातार सवाल विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने भी नरेंद्र मोदी और मीडिया के नेक्सस को लेकर, उनकी याददाश्त को लेकर कटाक्ष किया है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। सुनिए आप राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। जैसे अभी मैंने बोला नरेंद्र मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, ये कभी नहीं बताएंगे, सवाल नहीं उठता। आप देखना, आज शाम को टीवी देखना, कहेंगे मोदी जी की मेमोरी तो बड़ी जबरदस्त है। वो एक बार कुछ सुन लेते हैं तो 70 साल के लिए वो उसको भूलते नहीं है। और फिर उसमें जोड़ देंगे जब वो छोटे थे, झील में जाके वो मगरमच्छ से लड़े थे और मगरमच्छ को उन्होंने डुबाया। मगर जब गंगा जी में जाते हैं तो लगता है कि तैरना नहीं जानते हैं। तो आपने सुन लिया राहुल गांधी ने कैसे नरेंद्र मोदी, उनकी याददाश्त और मीडिया किस तरह से उनका पूरा एक ऑरा जो है वो क्रिएट करता है, किस तरह का जो एक नेक्सस है मीडिया और नरेंद्र मोदी का, उसके बारे में बात की। और राहुल गांधी यही नहीं रुके, बल्कि राहुल गांधी ने उस डील के बारे में जिसका जिक्र अजीत पवार ने एक इंटरव्यू में किया था, उसकी भी बात उन्होंने मंच से की और कहा कि कैसे संविधान की हत्या बंद कमरों में की जा रही है और कैसे आपकी जो चुनी हुई सरकार है उसको हड़पा जा रहा है, पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और उस सब में शामिल हैं गौतम। ये सीधे तौर पर राहुल गांधी ने आज मंच पर कहा। तो राहुल गांधी गुजरात लॉबी वर्सेस महाराष्ट्र, अडानी और वो तमाम चीजों पर वो प्रहार कर रहे हैं और बड़े ही अलग अंदाज में और वही बहुत ही आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी लगातार नजर आ रहे हैं और वहां पर चोट कर रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी, आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। एक और ये बहुत ही बेहतरीन ये बाइट है राहुल गांधी की जो मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। सुनिए आप कैसे इस पूरे खेल का पर्दाफाश राहुल गांधी ने किया है। प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग बंद कमरों में छुपकर इस संविधान की हत्या करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र की जनता से उनकी सरकार चोरी की गई, जिस मीटिंग में अडानी जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, जो सरकार चोरी करने की मीटिंग थी, जिस मीटिंग में निर्णय लिया गया था
कि एमएलएस को खरीदा जाएगा, करोड़ों रुपए के लिए खरीदा जाएगा। क्या जब अमित शाह जी और बीजेपी के लोगों ने यह मीटिंग की, जब उन्होंने आपकी सरकार खरीद कर आपसे चोरी की, क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? इसमें कहां लिखा है कि करोड़ों रुपए देकर महाराष्ट्र की जनता की सरकार को चोरी किया जाए? कहां लिखा है? मुझे दिखा दो। संविधान में कहां लिखा है कि सरकार को चोरी करना चाहिए? और आज महाराष्ट्र में हर एक व्यक्ति को मालूम है वो सरकार क्यों चोरी की गई थी। वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई थी, क्योंकि बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह धारावी की जमीन, महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र गौतम अदानी को देना चाहते थे। इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथों से चोरी की गई है और यह पूरा महाराष्ट्र जानता है। तो राहुल गांधी को आपने सुना, उन्होंने पूरा नेक्सस जो है बताया कि कैसे एक बिजनेसमैन यानी कि गौतम अडानी को धारावी की जमीन जिसका 1 लाख करोड़ रुपए की जो कीमत है उसको देने के लिए ये बंद कमरे में संविधान की हत्या की गई और ये सब कुछ किया गया। जहां एक तरफ एकजुट होकर महाविकास अघाड़ी लगातार नरेंद्र मोदी के 10 साल का पूरा कार्यकाल और अब 11वां साल चल रहा है और महाराष्ट्र में जो उनकी सरकार रही, कैसे उन्होंने सरकार बनाई और क्या क्या उन्होंने किया, उस सब की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं और एक साथ एकजुट होकर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब हम बात महायुति की करते हैं, एनडीए की करते हैं, तो आप ये देखें कि वो एक नारा जिसके सहारे ये लग रहा था नरेंद्र मोदी को या फिर भारतीय जनता पार्टी को कि इस बार नैया पार हो जाएगी, यानी कि बटेंगे तो कटेंगे और फिर इसको एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे पे उसको बदल दिया गया नरेंद्र मोदी के जरिए। अब उसमें ही कई फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से दरार पड़ गई है महाराष्ट्र की महायुति में और अजीत पवार हो चाहे यहाँ या फिर अशोक चौहान हो या फिर पंकजा मुंडे हो जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन सब ने सीधे तौर पर कह दिया है कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश वाली ये सियासत नहीं चलेगी और वो इसका पूरे तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें भी अंदाजा हो गया है कि बटेंगे कटेंगे बैकफायर कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया वही बीजेपी की अब मुश्किल बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में ये जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश लगातार की गई उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस नारे के जरिए उन्हें लगा कि एक बार फिर से इस रथ पर सवार होकर वो विजय हासिल कर लेंगे, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आया और इसीलिए बीच चुनाव में पहले नारा बदला गया और फिर आप ये देखिए कि उनके खुद के ही नेता जो उनके गठबंधन में शामिल है या फिर उनके पार्टी के नेता ही इससे असहज होते हुए पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग का जो इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है। जिस तरह से चाहे राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर 2 घंटे रोका गया, इसको लेकर आपने देखा ही होगा कि कांग्रेस ने पूरा मोर्चा खोला। किस तरह से जो विपक्ष के नेता हैं उनके हेलीकॉप्टर्स की जिस तरह से तलाशी ली जा रही है, इसको संजय राउत ने कहा है कि नौटंकी है, चुनाव आयोग ये नौटंकी कर रहा है। और इसके बाद मैं चाहूंगी कि वो ट्वीट जो है स्क्रीन पर लेकर आए। संजय राउत ने आज ट्वीट किया है और ट्वीट करके एक कंटेनर की पिक्चर उन्होंने लगाई है और उस कंटेनर की पिक्चर लगाकर संजय राउत ने बेहद गंभीर इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि गुजरात से ये जो कंटेनर आ रहा है इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए कि इसकी जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए, इसमें क्या पैसा है, क्योंकि लगातार पैसे अलग अलग जगहों से पकड़े जा रहे हैं बड़ी तादाद में, यहां तक कि चांदी के बर्तन और बड़ी तादाद में करोड़ों रुपए की जिसकी कीमत है वो आज पकड़े गए हैं। और लगातार ये इल्जाम विपक्ष का है कि
अथक पैसा जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव में बहाया जा रहा है और साम दाम दंड भेद करके बीजेपी महाराष्ट्र का चुनाव किसी भी तरीके से जीतना चाहती है, चाहे उसे मैनिपुलेट करना पड़े, चुनाव आयोग की सहायता लेनी पड़े, या फिर इस तरह से पैसे का इस्तेमाल करना पड़े, या फिर सांप्रदायिक सौहार्द उसको बिगाड़ना पड़े। यानी कि विपक्ष का इल्जाम है कि कुछ भी करके वो चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि यहां पर गौतम अडानी के हाई स्टेक हैं और वो किसी भी कीमत पर इतना बड़ा जो राज्य है उसको खोना नहीं चाहती, क्योंकि अगर महाराष्ट्र किया तो दिल्ली की सत्ता भी पूरे तरीके से हिल जाएगी। ये बहुत अच्छे से उन्हें पता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए जिनसे आज हम चर्चा करेंगे इस पूरे मामले की। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जाना माना चेहरा डॉक्टर संदीप यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। मेरे साथ गिरीश जोशी जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं, बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। गिरीश जी मेरे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत गिरीश जी कार्यक्रम में। शुरुआत गिरीश जी अगर मैं आपसे करूं, आपने राहुल गांधी को सुन लिया, आपने प्रियंका गांधी को भी सुना, लगातार वो जो अडानी और नरेंद्र मोदी का जो नेक्सस है उसकी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र पूरा होता हुआ ये चुनाव नजर आ रहा है और उस जगह पर वार किया जा रहा है जहां पर सबसे ज्यादा तकलीफ नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को होगी। और लगातार ये चुनाव आयोग को लेकर सवाल भी उठाया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने शिकायत करने पर कि क्या आप कभी नरेंद्र मोदी या अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी करेंगे, तो आप तलाशी करने लगते हैं, नौटंकी आप बंद करिए। और चुनाव में जिस तरह से पैसे का इस्तेमाल हो रहा है उसको लेकर भी सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र के इस चुनाव को किधर जाता हुआ आप देख रहे हो? ये तमाम मुद्दे क्या आपको लग रहा है कि चुनावी बड़े मुद्दे बन गए हैं? बुशरा जी, पहले तो इंटेंशंस क्लियर नहीं है। इसका आप एक चीज देख लीजिए कि महाराष्ट्र और झारखंड को अलग रखना क्यों जरूरी था। तो महाराष्ट्र और झारखंड में सबसे बड़ा स्टेक किसका है? गौतम अडानी जी का है। वहां पे आपको धारावी करना है, झारखंड में आपको माइंस करनी है। आपने बहुत बड़ा नुकसान बांग्लादेश में कर लिया पावर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल की वजह से, उसको कैसे रिवाइव करना है? अगर स्टेट हाथ में नहीं होगा तो ये सारे इकोनॉमिक जो आपके अरेंजमेंट्स हैं वो खराब हो जाएंगे। अब गुजरात के कंटेनर की जो राहुल गांधी बात करें तो गुजरात का एक बहुत पुराना मॉडल चल रहा है। यहाँ पे ड्राई एरिया, यहाँ पे दारूबंदी है, दारू ऑन पेपर। तो दारू ऐसा सेक्टर है जहां पे 30 से 40 हजार करोड़ का एक मंथली बिजनेस चलता है जो पूरे का पूरा कैश में चलता है। देयर इज लॉट ऑफ मनी इन दैट। और उसमें सारे के सारे खुश हैं क्योंकि सारों को उसमें अपना कट मिल रहा है। तो पुलिस वाले भी खुश हैं, वो भी उसमें पार्टनर्स भी हैं, कई बार उसके केसेस भी हुए हैं। और इतनी हिम्मत इनकी पड़ जाती है कि वो पुलिस वालों ने बाकायदा दूसरे पुलिस वाले को जो चेक अपनी गाड़ी से उड़ा दिया है, वो क्रिमिनल्स पुलिस में होने के बावजूद भी 15-20 दिन तक नहीं मिल पाते थे। तो ये जो पूरा कैश का नेक्सस चल रहा है, ये दिस इज द रीजन गुजरात मॉडल में से वहां से पैसा आना बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो आप देखिए यहाँ से टूरिज्म सबसे बड़ा मार खा रहा है रेगुलरली पीपल कि भाई राजस्थान है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह हो रहा है क्योंकि वहां पे टूरिज्म के लिए जो बड़ा फैक्टर होता है दैट इज, या वहां पे आपको अगर वाइन नहीं मिल रहा है तो पीपल डोंट गो। तो वो डिमांड होने के बावजूद भी कभी भी गवर्नमेंट ने उसको रिलैक्स करने की कोशिश नहीं की एक्सेप्ट 5 स्टार होटल्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैश बिजनेस है, ये का सोर्स। अब दूसरा इलेक्शन कमीशन पे आते हैं तो 14 में इन्होंने एक सी विजिल करके एक जो एप्लीकेशन बनाई है उसमें इमीडिएट आप उधर जाके फोटो डाल के कंप्लेन कर सकते हो। एस्टोनिशिंग टू नो कि 6,382 कंप्लेंट्स ई विजिल को लास्ट टाइम लोकसभा इलेक्शन में मिली थी। और उसमें बहुत प्राउडली ये लिखता है इलेक्शन कमीशन के हमने 536 करोड़ माल मटेरियल और कैश सीज किया था। उसमें सिर्फ कैश नहीं था, उसमें नार्कोटिक्स भी था, लिकर भी था, प्रेशियस डायमंड्स भी थे। तो ये आप देखिए कि जो नेक्सस चल रहा है वो सिर्फ कैश का नहीं है, काफी कुछ अरेंजमेंट्स हो रहा है। और ये सब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दोनों स्टेट जीतना डू और डाई जैसी परिस्थिति है बीजेपी के लिए। और वो अगर नहीं जीतते हैं तो सारा क्या परिस्थिति होगी इसका बड़े लोग मेरे ख्याल से यादव साहब बता पाएंगे उसमें कि आप देखिए 24 घंटा एलन मस्क को ट्रंप को जीतने के बाद आप देखिए पूरे वर्ल्ड में सिनेरियो बदलता चला जा रहा है। रोक लीजिए क्योंकि वो बिजनेसमैन है, तो गवर्नमेंट आने से आपके रवैये बदलते हैं। वहां पे एक हो रहा है, यहाँ पे दूसरा हो रहा है, तो बिल्कुल आपको समझ लेना है कि कुछ भी करके महाराष्ट्र और झारखंड जीतना वॉट एवर कम में भी, तो उनको ये सब करने के लिए कैश और ये जो करना है वो करेंगे।
पोजीशन तैयार रहना पड़ेगा कि और भी कुछ खेल कर सकते हैं। जी बुशरा जी, बिल्कुल। कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का खेल कर सकते हैं क्योंकि चुनाव जीतना है और महाराष्ट्र जैसा राज्य है जहाँ पर बहुत हाई स्टेक है, बड़ा राज्य है और ये उन्हें पता है कि अगर ये हाथ से गया तो दिल्ली की सत्ता भी हिल जाएगी और इसीलिए क्या डॉक्टर संदीप यादव सब कुछ किया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। बटेंगे, कटेंगे, ये तो फेल हो गया। ये तो साफ तौर पर दिख रहा है क्योंकि अगर ये काम कर रहा होता तो शायद मसलहतन ही सही अजीत पवार, अशोक चौहान, पंकजा मुंडे या इस तरह के नेता चुप हो जाते कि चले इसके सहारे कम से कम चुनाव तो जीत रहे हैं, लेकिन वो होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा और इसीलिए बीच में नारा भी चेंज हो जाता है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे हो जाता है। और अभी की स्थिति फिलहाल महाराष्ट्र की आपको क्या लग रही है? क्योंकि लग रहा है कि शायद शुरू में लग रहा था महायुति ने थोड़ा मोमेंटम अपना बनाया है, लेकिन अभी फिलहाल फिर से वो बैकफुट पर एक तरह से नजर आ रही है। जी आप सभी को नमस्ते। देखिए शुरू से ही इस लोकसभा के चुनाव के बाद से ही मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा था कि लड़ाई आसान नहीं है क्योंकि जो बीजेपी है, जो उसका समर्थित या उसका गठबंधन है महायुति, वो परसेप्शन की लड़ाई में भी और हकीकत की लड़ाई में भी पीछे है, लेकिन वो अंत में बाउंस बैक करने के लिए जाना जाता है। कांग्रेस शुरुआत अच्छी करती है लेकिन फिनिशिंग सही नहीं कर पाती है। लेकिन इस बार जो है जो सब कुछ चल रहा है महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में वो ठीक ठाक चल रहा है क्योंकि देखिए एक तो इन लोगों ने अपने टिकट बंटवारे को लेकर भी ठीक ठाक एक रास्ता अपनाया, कांग्रेस ने भी एक बड़ा दिल दिखाया। और रही बात ये अपने अपने इलाकों में कुछ जगहों पे आ रहा है ऐसा कि टिकट बंटवारे में चीजें हैं, अदरवाइज महाविकास आघाड़ी ने अब तक चुनाव को बहुत ही मजबूती से लड़ा है। और आज 16 तारीख है, बस अब 3 दिन का मामला है। और मामला ये है कि कहीं से भी बीजेपी के पास मतलब महायुति गठबंधन के पास कहीं कोई नैरेटिव है ही नहीं। माझी लड़की बहन योजना जो है इनकी, इसको ये आगे कर रहे हैं, बर्तन बांटने को आगे कर रहे हैं और ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये सब पोलराइजेशन का जो इनका मेन जो इनकी टेक्निक रही है वो फेल होनी ही थी। कितना दिन चलेगी? 2014 से चल रही है। 24 आते आते इनका हार्डकोर कट्टर जो समर्थक था वो भी उब गया है क्योंकि कोई विचारधारा होती है तो आदमी या व्यक्ति उसको समझ के उस पर आगे बढ़ता है। जो विचारधारा ही यही है कि जिनसे माने कोई खतरा नहीं है, जो हकीकत में बेचारे खुद उत्पीड़ित हैं, उनको सामने करके ये दिखा रहे हैं कि ये देश के लिए खतरे हैं, जो कि वास्तव में खतरे नहीं, खतरे ये खुद हैं। तो अब इनके समर्थकों को भी ये चीजें समझ में आने लगी हैं कि भाई ये अगर ऐसे ही हम करते रहे, अंधभक्ति दिखाते रहे तो ये हमारा पूरा शोषण कर डालेंगे। अब कुछ बचा नहीं है इस देश में। जैसे अब संसाधनों की लूट है और महाराष्ट्र और झारखंड में इसीलिए उस हरियाणा चुनाव से उसको अलग किया गया क्योंकि संसाधनों का मामला है। किसी कीमत पर ये दोनों स्टेट को हारना नहीं चाहते हैं और इनका पूरा जोर झारखंड में भी बस केवल पोचिंग और पोलराइजेशन में। पोचिंग में इन्होंने चंपई सोरेन की पोचिंग कर ली। पोचिंग का मतलब होता है कि जैसे टाइगर्स को किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पकड़ के अपनी तरफ कर लेना या पकड़ लेना। चंपई सोरेन की लेकिन इनको आशा था कि कुछ आदिवासी वोट मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आदिवासी वोट और कंसोलिडेट हुआ है इनकी साजिश से, क्योंकि झारखंड जन अधिकार मोर्चा या मंच या महासभा जो है वो कई आदिवासी संगठनों की संस्था है। वो लोग जो है सिविल एक्टिविस्ट जो है वो कई लेवल पर काम कर रहे हैं और आदिवासी इस बात को समझ गए हैं कि अगर वो चूके तो हमेशा के लिए झारखंड में वो मुश्किलों में पड़ जाएंगे। क्योंकि जो पहली गैर ट्राइबल जो चीफ मिनिस्टर की सरकार थी 14 से 19 तक, उसने बहुत कुछ ट्राइबल्स के हित के खिलाफ करना चाहा, तो इसलिए वो सतर्क है। तो वहां पोचिंग और पोलराइजेशन यही उनका नैरेटिव है, वहां भी असफल दिखाई दे रहे हैं। अब रही बात महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में न किसान खुश है, न युवा खुश है, न ओबीसी खुश है, न ही मराठा खुश है, न कुंभी मराठा तो पहले से ही ओबीसी में है। तो अब मामला बनता, दलित भी वहां 11% है, 9% आदिवासी हैं, सबका इनसे मोह टूट गया। अब ये आश्चर्यजनक है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि आज तक बीजेपी ने कभी भी महाराष्ट्र के चुनाव में 28% से ज्यादा वोट नहीं पाया है। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि महाविकास परसेप्शन के हिसाब से जो चीजें दिख रही हैं उसके हिसाब से महाविकास आघाड़ी को एज है, लेकिन जो बीजेपी का इतिहास रहा है पिछले 10 सालों में जिस तरह से चुनाव लड़ने का अंतिम क्षण तक, उसको देखते हुए इसको आप कांटे की टक्कर मान के चलिए।
लेकिन फिर भी महाविकास आघाड़ी की सरकार की तरफ का रुख लग रहा है। तो ये इसलिए ये लोग घबराए हुए हैं और ये माने इधर उधर के अपने बयान कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। और अभी हम ये भी कह सकते हैं कि एक ये विचारधाराओं की लड़ाई बार-बार राहुल गांधी इसको अपने मंच से कहते हैं, और इसलिए भी कि एक तरफ है जहां पर नफरत फैलाकर बांटने की सियासत है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, वो लोकतंत्र संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, वो आदिवासियों के हक की बात कर रहे हैं, वो दलित समाज के हक की बात कर रहे हैं, वो किसानों, महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि सिर्फ जब मंच पर नरेंद्र मोदी होते हैं या फिर अमित शाह होते हैं तो वो कांग्रेस को कोसते हुए नजर आते हैं। अपने उन्होंने क्या काम किए ये बताते हुए नहीं, बल्कि इस कांग्रेस को कोसते हुए राहुल गांधी और इन सब का नाम लेकर मंचों से जिस तरह की बातें करते हैं, साफ तौर पर नजर आता है कि आगे के लिए उनका कोई रोड मैप नहीं है। ये समझना भी बहुत जरूरी है गिरीश जी कि इस पूरे चुनाव में आरएसएस के रोल को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या लोकसभा के चुनाव से विधानसभा के चुनाव में क्या रोल बदला है? क्योंकि एक्टिव तो बहुत नजर आ रही है आरएसएस। हमने देखा कि उन्होंने ग्रुप बनाया है बाकायदा तौर पर, और एक नारा भी दिया है जहां पर छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वो कई 100 अब तक वो सभाएं कर चुके हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और उन्हें धर्म के नाम पर एकजुट होने की बात कर रहे हैं। सजग रहो नारा भी उनकी तरफ से दिया गया है। तो आरएसएस के रोल को खास तौर पर महाराष्ट्र के चुनाव की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, 2025 में 100 साल पूरे हो जाएंगे आरएसएस को, तो उसके रोल को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उसने भी पूरी ताकत अपनी झोंकी हुई है। भूषण जी, आरएसएस का तब तक ठीक था, वो दोगलापन उनका चलता था, बीच में बोल देंगे हमने वोट खींच लिया, जो हार जाएंगे वहां पे बोलेंगे कि हम नाराज थे तो वहां पे देखो हमने हरा दिया। ये चल तक रहा था जब तक कि इनको अमित शाह और मोदी जी की मंशा पे डाउट नहीं था। अभी आप देखिए जैसे अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा है, तो ये अब जैसे इन्होंने स्टेट्स को खा लिया है, वैसे भी ये आरएसएस को शुरुआत में 177 आके 300 कांग्रेस से लाए हुए कलाकार है। तो आरएसएस तो अपनी जो लाइन ऑफ लिविंग है, लाइन ऑफ थिंकिंग है, उससे डिविएट होने में तो कभी पसंद ही नहीं करता। लेकिन आज उनको वही जिस धारा का विरोध कर रहे थे उसी धारा के लोग इनके साथ बैठे हुए हैं और आप उनकी पॉलिसियां चला रहे हो। तो आरएसएस का ऑर्डर कितने लोग मानेंगे बीजेपी में आज की तारीख में, क्योंकि आरएसएस के हैं नहीं उसमें। तो इन्होंने पहले जो कैप्चर करने की कोशिश करी थी, इनका एक फॉर्मूला था कि सारी संस्था कैप्चर कर लो। अभी आप लेटेस्ट देख चंद्रचूड़ जी का नियम, जो भी रिटायर होता है पुलिस कमिश्नर वो बीजेपी में चला जा रहा है, डिफेंस चीफ जो रिटायर होता है उसमें चला जाता है। लेकिन अब इनको खुद को ये डर खा रहा है कि और अगर 5 साल मोदी जी रह गए तो शायद वो आरएसएस के भी मुखिया हो जाएंगे, क्योंकि 75 के हो रहे हैं। तो अब उनको जो डर लग रहा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा की निकलते ही आरएसएस की वही हालत, क्योंकि उन्होंने किसी भी चीज को सेटल नहीं किया। चंद्रचूड़ साहब के जजमेंट की तरह उन्होंने सारी चीजों को अधूरा छोड़ दिया, इसलिए आज इनकी ये पोजीशन आके खड़ी हो गई है। 404 पे इन्होंने बोला था, आरएसएस को अगवा करना पड़ा कि भाई आप ये मत बोलिए क्योंकि ये नुकसान करेगा। वो नुकसान हुआ आपको। उसके बाद अभी ये कटोगे तो बटोगे वाले ने जो पूरा डिस्टर्बेंस कर दिया, अब वो योगी आदित्यनाथ ने जानबूझ के किया है, दोस्ती निभाने के लिए क्या किया समझ में नहीं आता। अब उसको ये रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम एक है तो सेफ है। तो अब वो एक और सेफ भी इतना बड़ा मिसनोमर हो गया है। लोग अडानी का फोटो दिख, एक है तो सेफ है, मोदी जी के पीछे छुपा हुआ। तो इनका जो नैरेटिव था, लेकिन पब्लिक अब इस बात से तंग आ गई है कि आपने जो वायदे किए थे उसमें से एक आधा जिसको आपने डिलीवर कर लिया हो तो उसकी आप बात करिए। आज नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बच्चे यहां से परेशान हैं, एग्जाम्स हो नहीं रही हैं, और थैंक्स टू इनको सोशल मीडिया का लोगों को पता चल रहा है कि बिहार में भी बच्चे सड़क पे हैं। गुजरात में तो रेगुलर होते हैं लेकिन उसको मीडिया कवर नहीं करता है। तो हर जगह बच्चे नाराज हैं, किसान नाराज है, सैनिक नाराज है। अग्निवीर का आपने सिर्फ प्रॉमिस कर दिया, उसके बाद आपने कुछ नहीं करा। तो ये जो पूरा एक्यूमुलेट हुआ है, इसमें अभी ये रास्ता निकालने की बजाय इनको जितनी सोच, जितना इनको सिखाया गया था 8th में या 9th में, उसके बाद पढ़े नहीं है, तो उसी फॉर्मूला को ये चला रहे हैं कि ये बट जाएंगे, नक्सलवादी आ गए हैं, घुसपैठिया आ गए। तो आप अपनी ही तो नामोशी करवा रहे हो कह के। कैसे आ गए? होम मिनिस्ट्री आपके पास है, डिफेंस आपके पास है, बीएसएफ आपके पास है।
तो ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे इन्होंने उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर चेक कर लिया, उसके बाद आफ्टर थॉट आया कि ये तो मिसफायर हो रहा है, तो फिर उन्होंने अमित जी का हेलीकॉप्टर भी चेक कर लिया। अमित शाह जी तो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, ये उसका हेलीकॉप्टर कहां से आ गया? तो ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा पकड़ने लग गई है, क्योंकि पब्लिक आपका एतबार नहीं करेगी बिकॉज यू डिड नॉट डिलीवर द गुड्स। आपने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया कि पब्लिक आप पे एतबार करे। जी बुशरा जी, बिल्कुल। और वो इसीलिए संजय राउत ने कहा है कि जो चुनाव आयोग जो नौटंकी कर रहा है, नौटंकी को बंद किया जाए, क्योंकि जब विपक्ष के हेलीकॉप्टर्स चेक होते हैं और जो पूरा का पूरा हम जो सीन देखते हैं वो कैसा होता है, और जब सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनके जब चेक होते हैं तो वो किस तरह से होता है वो भी हमने देखा है। और अब नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को ये लग रहा है, बार बार आप ये देखिए, ट्राइबल वोट को अट्रैक्ट करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि उनको लगा कि ट्राइबल वोट ने बड़ी तादाद में भरोसा दिखाया था बीजेपी पर, और अब फिर से, क्योंकि चाहे हम झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो ट्राइबल वोट बड़ी तादाद में है, और इसीलिए 150 साल बिरसा मुंडा की जो जयंती है उसको बड़े तौर पर मनाने के लिए भी तमाम तरह की चीजें की जा रही हैं। जो दिल्ली में रोड है सराय काले खान जिसका नाम है, उसको चेंज करके भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर चेंज करने की बात जो है वो कही जा रही है। तो इस तरह की तमाम चीजें की जा रही है, क्योंकि वो नाम सराय काले खान है तो जाहिर सी बात है वो दूसरा एजेंडा भी उनका सेट होगा जब उसको वो चेंज करेंगे, क्योंकि वो नाम आपको पता है कि किस धर्म से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम चीजें की जा रही हैं, हर वो चीज की जाएगी जिससे जनता का कोई फायदा नहीं है डॉक्टर संदीप, कि आप जगहों के नाम आप चेंज कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इनको आता है चेंज करना, बनाना तो आता नहीं है। इसको बेच देंगे, उसको चेंज कर देंगे, उसको वहां दे देंगे, उसको वहां बेच देंगे। यही तो पिछले 10-11 सालों से हो रहा है। क्या नया बनाया जाएगा? कितने इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे, कितने अस्पताल बनाए जाएंगे, कितने कॉलेजेस, कितनी यूनिवर्सिटीज, कितने इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस सब पर तो है नहीं, क्योंकि अगर ये बन गए तो लोग सवाल पूछने लगेंगे, और सवाल पूछने लगे तो जवाब तो है नहीं, क्योंकि बात तो सिर्फ उनको सांप्रदायिक के धर्म के नाम पर बांटने की है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन क्या महाराष्ट्र के चुनाव में जो चुनौती अभी दे रही थी प्रियंका गांधी अपने मंच से, क्या वो चुनौती काम करती हुई नजर आ रही है? क्या संविधान आरक्षण का मुद्दा काम करता हुआ नजर आ रहा है? क्या वो सांप्रदायिक सियासत पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? लोकसभा में तो हमने देखा था, और अभी हम ये देख रहे हैं कि पूरा महाविकास अघाड़ी एक साथ एक विचारधारा के साथ अलग अलग मंचों से लड़ रहा है। और उद्धव ठाकरे को हम देख रहे थे कि इमोशनल अपील भी उन्होंने की कि अगर आप इस बार मेरा साथ नहीं देंगे, जनता से कहा, तो मैं संन्यास फिर ले लूंगा। तो वो तमाम तरह की चीजें उधर भी इस्तेमाल की जा रही हैं। जी बुशरा जी, बिल्कुल ये काम कर रहा है, जो कांग्रेस का नैरेटिव है वो काम कर रहा है। संविधान की बात, कास्ट सेंसस की बात, सामाजिक न्याय की बात, 50% सीलिंग को तोड़ने की बात, और यही बात चाहते हैं वहां के ओबीसी, यही बात चाहते हैं वहां के वंचित, दलित भी और आदिवासी भी। जब से इन्होंने सब कैटेगराइजेशन का एक वो फेंका है तो असुरक्षित हो गया है दलित तबका भी और आदिवासी तबका भी, क्योंकि आप ये नहीं बताते हो कि इस तबके में कितने लोग इंपावर्ड हुए, कितने बाकी हैं, लेकिन आपको ये चिंता है कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए एससी और एसटी के रिजर्वेशन में, लेकिन आप उसी समय ये नहीं बताते हो कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की जरूरत कितने लोगों की है। आप ये नहीं बताते हो कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इस देश में चाहिए कितने लोगों को और क्यों होना चाहिए, ये सब नहीं बताते हो आप। 19 जनवरी 2019 को लगा देते हो बस। तो एससी, एसटी, मराठा और ओबीसी, इन चारों का जो नैरेटिव है वो कास्ट सेंसस के मसले से सेट होता है और वो चाहते हैं। तो पहली बात, ये जो कनेक्ट कर रहा है, चाहे वो प्रियंका गांधी का भाषण हो, राहुल गांधी का, इनका जो नैरेटिव है वो सेट है और कनेक्ट कर रहा है। रही बात बीजेपी बार बार अपनी चीजों को बदल रही, स्ट्रेटेजी को, ये बता रहा है कि इनका फार्मूला काम नहीं कर रहा है, इनको अंदर से खबर है। अब मैं आपको बता दूं, हमारे साथ जो गिरीश जी हैं वो सारी चीजों को जानते हैं। मैं एक छोटी सी बात का जिक्र कर दूं बुशरा जी, कि 1974 में मोरबी इंजीनियरिंग कॉलेज गुजरात में, वहां पे मेस की फी बढ़ी थी 10 रुपए। मेस की डाइट होती है ना बच्चों की, 1974 में थोड़ी सी फी बढ़ी, और बच्चों उस समय जो थे, गुजरात में थोड़ी समस्या थी, एग्रेडियन उस साल बारिश वारिश खेती वेती ठीक नहीं हुई थी, बच्चों ने उस इंजीनियरिंग कॉलेज में फी के लिए विद्रोह कर दिया। उसके बाद वो आग पूरे गुजरात में फैल गई, और वो ऐसी फैली कि चिमन भाई पटेल कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी सरकार चली गई, और उसी घटना ने भारत में इमरजेंसी की नींव भी डाली। हालांकि बिहार में भी छात्र आंदोलित थे, उत्तर प्रदेश में भी थे,
तो ये जो माने वो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की सरकार, एक तो उनके ऊपर भी आरोप लगा कि जुडिशरी के साथ मिलकर उन्होंने अपने फूलपुर के चुनाव को फिक्स किया है, और ये सब कुछ हुआ। और 26 जून 1975 को 25-26 जून की रात को इमरजेंसी लगी और जयप्रकाश नारायण को गांधी पीस फाउंडेशन नई दिल्ली ITO चौक के पास में जो है, वहां से रात को 3 बजे उठा लिया गया और देश में इमरजेंसी की घोषणा हुई। तो वैसा ही कुछ चल रहा है। बातें हुई 2 करोड़ नौकरियों की, 15 लाख सबके स्टेटमेंट, क्षमा करेगा, सबके बैंक अकाउंट में आने का, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराने का, हुआ कुछ नहीं। हकीकत में हालत यह है कि अब आप छोड़ दीजिए, 15 राज्यों में 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं बुसरा जी। उसमें जो RO की कहानी है उसको सुन लीजिए। RO वाला जो पेपर है उसमें मात्र 413 पदों के लिए 11.25 लाख लड़कों ने आवेदन किया है। अब वो कहानी सुनिए। उसमें क्या है कि वो एग्जाम होना था 10 फरवरी 2024 को, नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। फिर हुआ कि मार्च में होगा, नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। फिर वो सरकार ने तय किया कि हम जुलाई में कराएंगे, नहीं हो पाया। अक्टूबर में तय किया, नहीं हो पाया। अभी दिसंबर में 22 और 23 को था, वो भी टल गया। बच्चे क्या कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन तुम्हारी जो प्रक्रिया है वो हमको ठीक नहीं लग रही, तुम इसको बस हटा दो। तुम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हो, तुम 1 नेशन 1 रिलीजन की बात करने लगते, मैंने करते तो नहीं हो फॉर्मली, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हो। तुम 1 एग्जाम 1 शिफ्ट करा दो ना भाई, नहीं करा पा रहे हो। और आप बातें जो है वो बड़ी बड़ी कर रहे हो, कहोगे कि बटोगे तो कटोगे, और बच्चे कह रहे हैं कि ना हम बटेंगे और न्याय मिलने तक नहीं हटेंगे। तो ये मसला जो है युवाओं में बहुत जबरदस्त एक माने असुरक्षा का भाव है, क्योंकि जिसको नौकरी नहीं मिलेगी, जो जिसका समय बढ़ता जा रहा है, जिसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, वो कैसे जिएगा? कैसे उसको स्टेट कितना 2100 रुपया 2200 रुपये में जिंदा रख लेंगे आप? अब हालत यह है कि क्वालिटी लाइफ जीने के लिए 2100 रुपए की डेली की दरकार है एक आदमी को, एक सामान्य आदमी को, क्योंकि खाना इतना महंगा हो चुका है, रहना इतना महंगा हो चुका है दिल्ली जैसे शहर में, मेट्रो सिटीज में, कि आपको 2000 डेली भी दिया जाए तो कितना रुपया होता है? 60,000 होता है। 60,000 में भी कोई क्वालिटी लाइफ जी सकता है? अब ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन भारत में जब 85% जनता 10,000 से कम की आय पर जी रही है दूसरा जी, और भारत में 85% लोग अभी भी $4 से कम डेली कमाते हैं, तो ये आप जान लीजिए कि भारत के लोगों की हकीकत क्या है और बीजेपी उनको क्या दिखा रही है, और उनको कैसे बार बार बहला फुसला के कैसे भी चुनाव को जीतना चाहती है। अब वो कोई भी हथकंडे अपना ले, वो कनेक्ट नहीं होगा। अगर इंडिया गठबंधन इसी तरह से अपने नैरेटिव पर डटा रहा, जोरदार ढंग से अपनी बातें करता रहा, तो उसको महाविकास आघाड़ी को तमाम आरोपों के बावजूद, EVM और तमाम मैनिपुलेशन के बावजूद भी हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको हराने के लिए एक परसेंटेज ऑफ वोट चाहिए ही चाहिए। उतना भी बीजेपी और उसका महायुति मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां एक सिंपैथी वोट भी है उद्धव ठाकरे के साथ। और याद रखिए, जिस चोर दरवाजे से सरकार बनाई गई है, मराठी अस्मिता को जो चोट पहुंचाई गई है उसके द्वारा, अभी मराठी मानुस उन बातों को भूला नहीं है। जी बिल्कुल, और इसी में मैं ऐड करना चाह रही थी, इससे पहले गिरीश जी आपके पास आऊं, संदीप जी, अभी हम ये देख रहे हैं कि झांसी के आपने इंसिडेंट आपने देखा होगा कि झांसी में किस तरह से बच्चे जो हैं, वो 10 बच्चे जो हैं वो झुलस गए, और इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे माता पिता अभी भी अपने बच्चों की तलाश में हैं। और इसके अलावा आप ये देखिए कि कैसे जो छात्र हैं वो सड़कों पर हैं और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि, और ये कह रहे हैं कि दरअसल छात्रों को बांटा जा रहा है, PCS और RO ARO में बांटा जा रहा है, उनकी एग्जाम की डेट बता दी गई है, हमारी नहीं बताई जा रही है। तो तमाम चीजें हम ये देख रहे हैं सीधे तौर पर बैकफायर करती हुई नजर आ रही हैं, और ये साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि जो इनसेंसिटिव सरकार है उसकी लगातार पोल जो है वो खुल रही है, और वहीं योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार में अपने लगे हुए हैं। 24 घंटे भी नहीं बीते हैं डॉक्टर संदीप झांसी के इंसिडेंट को, और आप ये देखिए कि प्रचार करते हुए जो है, चुनावी रैलियां करते हुए आप नजर आ रहे हैं। लोगों की दुनिया लुट गई, और आप जो हैं, आपको चुनावी प्रचार से फुर्सत नहीं मिल रही है। तो ये तमाम चीजें भी तो बैकफायर करेंगी, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको भी देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सवाल मेरा ये आपसे, गिरीश जी, संदीप जी थोड़ा सा मसरूफ है, मैं उनके पास लौटूंगी। संदीप जी, सवाल मेरा आपसे कि गिरीश जी माफ कीजिएगा, सवाल मेरा आपसे कि जो महाराष्ट्र वर्सेस जो गुजरात है, इसकी अगर जब हम बात करते हैं
तो ये चीजें कितनी ज्यादा भारी पड़ रही हैं, क्योंकि इसको लेकर आप ये देखें कि लगातार चाहे उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो या फिर राहुल गांधी हो, इस बात को बार बार वो अपने मंचों से कह रहे हैं कि आपका सारा कारोबार, आपकी नौकरियां छीनकर गुजरात लॉबी को दी जा रही हैं। हम अगर आएंगे तो गुजरात की नौकरियां गुजरात में रहेंगी, महाराष्ट्र की नौकरियां महाराष्ट्र में रहेंगी। ये जो एक इमोशनल कार्ड है, ये कितना काम करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं विश्वनाथ जी, काम तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये तो फैक्ट है। वहां पे जिन लोगों को नौकरियों के आवेदन किए थे, जिनको पता था यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि लोकल में जैसे ही कोई प्रोजेक्ट आता है तो ऑलरेडी लोकल में मैसेज चला जाता है कि अभी यहाँ पे इतनी नौकरियां खुलेगी, क्योंकि बेसिकली एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग शुरू होती है, वहां से कॉन्ट्रैक्टर आता है, सिक्योरिटी के काम होते हैं। तो जैसे ही सडनली मालूम पड़ता है कि अब ये कैंसिल हो गया, तो वहां से एक नाराजगी तो रहेगी रहेगी। और किसानों का जो पोजीशन है, आप देख लीजिए, जो आत्महत्या हो रही है, वो किसान संघ में तो बहुत जल्दी से फैल जाता है, उनको अपनी उपज का पैसा नहीं मिलता, ये भी फैक्ट है। लेकिन आप देखिए कि इनकी बदमाशियों से ऑपोजिशन को बहुत ज्यादा तैयार रहना पड़ेगा। शायद डॉक्टर उस पर ज्यादा, मैं तो अभी उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया, कुछ मैसेज आ रहा था कि इन लोगों ने और एक गेम खेली है। देखिए, एक गेम फिशरी और इंडस्ट्री कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक वो भूत बोतल में से जिन निकाला है, जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, उसको वहां रखा हुआ है फियर फैक्टर क्रिएट करने के लिए। अभी दूसरा आज एक मैसेज आ रहा है कि शिकागो में एक सैयद सूजा करके एक बंदा है, वो सडनली किसी मीडिया टेलीविजन को फोन करता है और कहता है कि मेरे पास सारी सिस्टम्स हैं, और मैंने तो वो किसी को डमी एक्टर से वो बात कराते हैं, तो वो बोलता है कि मेरे को 63 सीट्स पे अरेंजमेंट करना है, कितना लोगे? तो वो बोलता है 53 करोड़ में आपकी 63 मैनेज हो जाएंगी, और वो पूरा प्रोसीजर समझा रहा है कि आपने ईवीएम और वीवीपैट और इसका आपको मेरे को नंबर देना पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी, मेरा बंदा फ्रीक्वेंसी चेक करेगा ताकि पुलिस की फ्रीक्वेंसी से ओवरलैप ना हो, और ये मैं कर दूंगा। नाउ हु इज डूइंग दिस मिस्चिफ? क्या अगर महाविकास आघाड़ी का बंदा जीत जाता है तो क्या इसी को लेके ये केस करके उनको अंदर करेंगे कि देखो आपने ये मैनेज कर लिया, उन्होंने पैसा बना लिया? वी विल हैव टू सर्च आउट कि ये कैरेक्टर कहां से आया शिकागो से सडनली। और वो बिल्कुल 4 दिन के बाद जब एलन मस्क बोलता है कि ईवीएम हैक हो सकता है, दिस इज अ बिग डिजाइन। आपको देखना पड़ेगा कि अगर लोकल में किसी ने मिसचीफ करी है कि बीजेपी वाले जीत जाते हैं, तो पब्लिक में ये भरोसा आ जाएगा कि हाँ उन्होंने शायद ईवीएम में घोटाला कर लिया। वो बॉर्न फैक्ट है, उसका जजमेंट नहीं है, कुमार जी बैठे हुए हैं, वो सुना ही नहीं दिया जाएगा। आज की ईवीसी की वेबसाइट पे 14 के इलेक्शंस में जो मैंने बताया 6382, उसमें लिखा है कि 92% जो ऑब्जेक्शंस थे दैट हैव बीन सेट, उनका निराकरण हो गया। तो ये कैसे हो, उन्होंने क्या निराकरण किया, क्या हुआ, नहीं होगा, तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन है। सबको अपना अपना, राहुल गांधी अब रिपीटेडली जो एक बात बोलते हैं फर्क करेगा कि भाई जो भी कैंडिडेट है 17C फॉर्म लिए अगर बाहर नहीं जाएगा, जाने के पब्लिसाइज करेगा और अपनी पार्टी को बेच के वोट करेंगे, ताकि सही बात है, क्योंकि तमिलनाडु में 17C फॉर्म ले जाने के बाद दे हैड नो प्लेस टू मैनिपुलेट। तो थोड़ा अलर्ट रह के इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि इस वक्त सारे अलर्ट हैं, एवरी पार्टी इज अलर्ट। इस बार इनको गेम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जी बिल्कुल, और ये अलर्ट होना लाजमी भी है। और हमने देखा था कल्पना सोरेन ने बाकायदा तौर पर अपनी रैली में अपने मंच से 17C फॉर्म के लिए कहा था, क्योंकि इन्हें पता है कि मुद्दे उठाना एक अलग बात, आप किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, जनता से किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सारा सवाल ये हो जाता है कि अगर इलेक्शन ही पूरा मैनेज हो रहा है, अगर बोगस वोटर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, अगर जो लोग वोट कर रहे हैं वो वोट उस पार्टी को नहीं पहुंच रहा है, किसी और को पहुंच रहा है, क्योंकि अक्सर हमने भी देखा है जहां कहीं भी मैल फंक्शन होता है ईवीएम में, वहां हमेशा बीजेपी को ही क्यों वोट पड़ता हुआ नजर आता है। कि आपने माना कि प्रेस दबा किया बटन हाथ का और पहुंच गया बीजेपी को, ऐसा कभी होता नहीं देखा कि बीजेपी को वो के लिए बटन प्रेस किया हो और वो कांग्रेस को चला गया हो। तो ये तमाम चीजें जो है ये लगातार तो हम होता हुआ देख रहे हैं। तो डॉक्टर संदीप, इन तमाम चीजों के लिए भी तो सजग बहुत ज्यादा महाविकास आघाड़ी को होना होगा, क्योंकि अगर आपने सब कुछ ठीक किया, आपने मुद्दे उठाए, हर चीज आपने खूब मेहनत की, एकजुट होकर आपने चुनाव लड़ा,
जनता को आप घर से बाहर भी निकाल कर लेकर आए, लेकिन उसके बाद अगर खेल हो जाए जो हरियाणा में हमने होता देखा, तो फिर तो लोगों का भरोसा, अभी मायूसी है हरियाणा के बाद, वो तो फिर और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर तो लोग ये कहने लगेंगे कि अब तो कोई फायदा ही नहीं है वोट करने का। तो इस सब से बाहर निकालने के लिए लोगों को इस पर भी तो काम करना पड़ेगा महाविकास आघाड़ी को। और हरियाणा, महाराष्ट्र में हरियाणा नहीं हो पाएगा, ये तो साफ तौर पर लग रहा है। बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कारण ये है कि वहां कांग्रेस नहीं है अकेले, वहां दो मजबूत रीजनल पार्टीज हैं। एक तो शिवसेना जिसका एक व्यापक आधार रहा है, और दूसरी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिसका उसका भी एक व्यापक आधार है पश्चिम महाराष्ट्र में खास करके। तो मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस वहां अकेले नहीं है। और फिर मैं एक बार स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस, मैं ये नहीं कहता कि ईवीएम तमाम तरह की चीजें गड़बड़ियां नहीं है, कुछ तो जरूर है, लेकिन अब मैं चूंकि उस टेक्नोलॉजी और उस तरह की चीजों के बारे में एक्सपर्टीज नहीं रखता हूं, तो मैं उतना मतलब इम्फेसिस और उस तरह से नहीं कह सकता हूं। लेकिन गड़बड़ी तो है, इसमें तय है, क्योंकि एक ईवीएम मशीन कई दिनों से वहां रहने के बावजूद 99% चार्ज कैसे रह सकती है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस ने हरियाणा में जानबूझ के एक तो माने ओवर कॉन्फिडेंस में कहा जाए उस चुनाव को हारा, क्योंकि जब आप जानते हो कि आप सत्ता में नहीं हो लंबे समय से, एटलीस्ट 2 टर्म से, तो आपको अपनी जो लीडरशिप है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हुड्डा जी ही पूरा सोल एंड सब कुछ थे, तो आपको एक कंसेंसस बिल्डअप करना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, आपने वहां जाट वर्सेस नॉन जाट, बीजेपी के पास एक ही हथियार था, पोलराइजेशन, तो आपने वो होने क्यों दिया? आपने जो ओबीसी की लीडरशिप थी उसको रिप्रेजेंटेशन दिया होता, दलितों को, शैलजा को भी आगे किया होता। बहुत पहले आपने जो सॉरी जो मैनेजमेंट शुरू किया वो लेट किया, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना था। अभी महाराष्ट्र में ये लोग पूरा हरियाणा की घटना होने के बाद एकदम अलर्ट हैं, इसलिए इनकी बड़ी जीत होने जा रही है महाराष्ट्र में, और झारखंड में भी ये जीतेंगे। आप लग सकता है कि कोई आपका दर्शक है कि मैं बहुत अतिउत्साही हूं या इस तरह का, ये हकीकत है कि जो है वहां पे आदिवासी, क्योंकि बीजेपी जानती थी कि उसको ओबीसी और नॉन कास्ट जो झारखंड के लोग हैं उनका वोट मिलेगा, वो तो बैंक है, उनके वोट बैंक हैं, क्षमा करिए, लेकिन उनको सबसे ज्यादा संशय आदिवासी वोटों में वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। इसीलिए 7 जिलों में वहां मुसलमान आबादी बहुत है, वो किसने एक मतलब बवाल चाहती थी, जहां आदिवासी और मुस्लिम हो जाए तो ये वोट। अब देखिए, मुस्लिम 14.5% है, आदिवासी 26.20% है, 12% दलित है, वहां पे 46% ओबीसी है, तो बड़ा चीजें मुश्किल है बीजेपी के लिए, क्योंकि सभी वर्ग जो है वो त्राही कर रहा है। और ऐसी स्थिति में जो हेमंत सोरेन का जो काम है ओबीसी का रिजर्वेशन 14 से 27% बढ़ाना, अब कौन ओबीसी इतना बेवकूफ कि वो नौकरी नहीं चाहेगा अपने बच्चे को? किसको हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है? मुझे कोई तर्क देके ये कन्विंस करे कि उसको 27% रिजर्वेशन ज्यादा अपील करेगा या हिंदू मुसलमान का नैरेटिव? क्योंकि हिंदू मुसलमान वो जानता है कि मुसलमान इस देश में सदियों से रहे हैं, वही मुगल जब इस देश में रूल करते थे तो उसी औरंगजेब की ये लोग, जो लोग आज मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव गढ़ रहे हैं, उनको अपनी बेटियां देते थे और उनकी मतलब उनकी सेवा करते थे। ये वही लोग हैं जो उनके खिलाफ आज नैरेटिव, ये किसी के नहीं है, ये कम से कम ओबीसी का पढ़ा लिखा वर्ग जानता है, कम से कम दलितों का पढ़ा लिखा वर्ग जानता है, भले उनकी एक व्यापक आबादी न जानती हो। तो इसलिए औरंगजेब क्या था इस देश के लोग जानते हैं, उसको लोग जिंदा पीर भी कहा करते थे। हालांकि उसकी अपनी तमाम तरह की चीजें थी, लेकिन उससे ज्यादा उस समय के जो हिंदू हुक्मरान थे वो कम जिम्मेदार नहीं थे, वो खुद स्टेट का पैट्रोनेज चाहते थे, इसलिए वही वो कन्वर्जन कर रहे थे। औरंगजेब ने कितना करवाया कितना नहीं करवाया ये दूसरी बातें हैं, लेकिन उसको एक मुखौटा बना के और उसको जिस तरह से जिस भाषा का प्रयोग किया देवेंद्र फडणवीस, जिस तरह की सड़क छाप भाषा बोल रहे थे महाराष्ट्र चुनाव में, इससे पता चला कि वो किसी लेवल पे जाएंगे। कई पत्रकारों ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का बोलना तो जैसे लग रहा था कि सीवर के ढक्कन के खुलने की तरह हो गया था, और वो कहीं से भी ये मेटाफर जो था, रूपक जो था, वो गलत नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब है कि हरियाणा नहीं दोहराया जा रहा है 23 नवंबर को। 23 नवंबर को सही में कम से कम एटलीस्ट प्रोग्रेसिव ताकतों का एक कम से कम की ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी, और उम्मीद है कि कांग्रेस को इसी तरह से लीड करना चाहिए जब तक बीजेपी जो है अपनी ये जो पोलराइजेशन की राजनीति है उसके साथ इस देश से साफ ना हो जाए। क्योंकि कांग्रेस अगर अपने पेटी इंटरेस्ट से ऊपर उठ के थोड़ा सा रीजनल पार्टियों को लेकर और लीड कर दे तो इस तरह की नफरत की राजनीति तुरंत देश से खत्म हो जाएगी, और कम से कम प्रगति के रास्ते पर देश वापस लौट पाएगा जो 2014 से डिरेल्ड है।
10 साल का समय हो गया है, और इन 2 राज्यों के चुनाव जी। को जीतने के बाद कहीं ना कहीं एक माहौल बनेगा जिससे बीजेपी की सरकार रहने के बावजूद भी एक दबाव हो जाएगा, और वो उसी नैरेटिव्स पे काम करेगी जो कम से कम देश को बनाने वाले होंगे, या हो सकता है ज्यादा कुछ अल्ट्रा करने के चक्कर में पड़ेगी तो उसकी सरकार केंद्र में गिर जाए। जी, बिल्कुल। जी, और यही। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें कही हैं, और ख़ास तौर पर आप ये देखिए कि जब हम बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं, और ये 2 राज्य झारखंड और महाराष्ट्र, ये दोनों पता है कि अडानी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। एक जगह काला सोना है और दूसरी जगह उसके कितने हाई स्टेक हैं, धारावी से लेकर और तमाम चीज़ें हम ये देख रहे हैं। और ये एक तरफ तो महाविकास अघाड़ी के लिए, ख़ास तौर पे ये 2 पार्टियाँ जो हैं उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। शरद पवार की एनसीपी हो या उद्धव ठाकरे, और कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव है, जो हरियाणा से एक तरह से जो सेटबैक लगा है, कमबैक करने के लिए इन दोनों ही राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार है। ये बहुत जरूरी है ताकि लोकतंत्र में एक बैलेंस जो है वो बना रहे, बैलेंस ना बिगड़े। और नरेंद्र मोदी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में दिल्ली और बिहार में भी चुनाव है, और अगर ये हारे तो दिल्ली की सत्ता हिलेगी, ये तो निश्चित ही माना जा रहा है। तो इसलिए उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने तमाम घोड़े अपने खोले हुए हैं। और देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे थे संदीप जी, और देवेंद्र फडणवीस ने तो भगवा पाकिस्तान में लहराएंगे और न जाने क्या क्या उन्होंने बातें कही हैं। अजीत पवार के लिए वो कह रहे थे कि अभी वो राष्ट्रवादी जो भाषा है वो उनकी मिजाज जो है उनकी समझ में नहीं आ रहा है अजीत पवार के, धीरे धीरे करके उनके समझ में आएगा। तो अपने ही पार्टी के लोगों या अपने ही जो गठबंधन है उसके खिलाफ किस तरह से वो आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो भी एक हताशा जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। 23 तारीख बेहद महत्वपूर्ण है देश के लिए और आने वाली राजनीति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए। डॉक्टर संदीप आपका भी और गिरीश जी आपका भी, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।